जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। ये जो है हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली जो 1275 शिफ्ट 2 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और ये शिफ्ट 1 है, ठीक है। और थोड़ा हम लोग डिटेल में करेंगे ताकि जो हमारा टारगेट, अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो 1275 का अगर मेंस का भी अगर हम लोग पेपर देखें, ठीक है, तो जितने उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन जो था आपका एनालिसिस, जो आपको वीडियो दिया जा रहा है और पीडीएफ दिया जा रहा है, उससे एक क्वेश्चन सिर्फ बाहर था। तो अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, तो साइंस में आपका सबसे मैक्सिमम स्कोर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम हिस्ट्री करंट को भी आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो, ठीक है। तो आपको, ठीक है, नॉट ओनली, मैं हमेशा कहता हूं इस एग्जाम को आपको क्रैक नहीं करना, आपको टॉपर के लिस्ट में आना है, ठीक है, और प्रूव करना है, ठीक है, अपने आप को इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका शिफ्ट 2 था उसका हमने ऑलरेडी करा दिया, नीचे आपको साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और ज्योग्राफी का ऑलरेडी पूरा हमने करवा दिया, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स का क्लासेस कुछ चल रहे हैं तो वो भी आपका चल रहा है। और इसका जो देखिए, जो भी हम यहाँ दे रहे हैं, स्पेशली हम लोग साइंस का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका ना मैं एक से दो क्वेश्चन तो डेली में स्टेटस में डालता हूँ, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो प्लीज आप वहां से जरूर आप हर एक क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए, नीचे लिंक है, आप जो स्टेटस पे जो क्वेश्चंस लगता है उसको जरूर फॉलो करें। बीपीएससी हो, आपका दरोगा हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वहां से आप जरूर फॉलो करें। स्टार्ट करते, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, ठीक है। और एक चीज देखोगे, टॉपिक जो है ना, मैक्सिमम टॉपिक फिक्स ही रहा था, अगर मेंस का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट हो, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लगा के जाना है। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है, और चीज को इस तरीके से करेंगे ताकि आपको फिर इस टॉपिक को पढ़ना भी ना पड़े, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन से टॉपिक खत्म कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो कर्वेचर है, ठीक है, आई का जो लेंस होता है उसका कर्वेचर है। आई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आई का ही क्वेश्चन उठाए, ये शिफ्ट 1 का है, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, अग्नेत्र लेंस की वक्रता, ठीक है, वक्रता का जो कैसे वक्रता जो है उसका चेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहां पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपका रेटिना, दूसरा है आपका प्यूपिल, तीसरा है आपका सिलेरी मसल और चौथा है आपका आइरिस, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज, बायोलॉजी शब्द है तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब इंग्लिश वर्ड ही देता है हिंदी में भी, ठीक है। तो देखिए, तो द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, जो आपका जो लेंस है, ठीक है, आंख में जो लेंस होता है, ठीक है, उसका जो कर्वेचर है, ठीक है, वक्रता है, ठीक है, वो किसके द्वारा चेंज किया जाता है? आपका है रेटिना, प्यूपिल, सिलेरी मसल और आपका आइरिस। आइरिस को हम लोग परितारिका कहते हैं, ठीक है, सिलेरी मसल पश्चिमी पेशियां। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो वक्रता, आपका जो कर्वेचर है, जो लेंस का जो है, उस किसके द्वारा चेंज किया जाता है? तो वो है आपका सिलेरी मसल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सिलेरी मसल के द्वारा आपको किया जाता है। डेट मीन्स आपका पक्षमावी पेशियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो कि यहां से आज तक, फिर से मैं वही बोल रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बात करूंगा ताकि पूरा का पूरा चीज रिवाइज हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमने यहां बात किया कि जो आपका जो कर्वेचर है लेंस का, ठीक है, लेंस का जो कर्वेचर है, ठीक है, लेंस का जो कर्वेचर है, ठीक है, वो किसके द्वारा चेंज किया जाता है? लेंस का कर्वेचर तो वो किया जाता है आपका सिलेरी मसल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, सिलेरी मसल के द्वारा किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपका यही बनता है, ठीक है, कि जो लेंस, जो हमारे आंख में जो लेंस है, वो कौन सा लेंस है? तो आपको याद रखना है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। हर एक चीज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, आपको ये चीज याद रखना है। मतलब अवतल उत्तल लेंस है, आपको ये कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर मैं यही क्वेश्चन एक और पूछा गया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये चीज तो समझ में आया, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, बट ये जो कॉन्वेक्स लेंस है किस तरीके का आपका इमेज फॉर्म करता है, प्रतिबिंब फॉर्म करता है? तो आपको बोलना है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मींस आपका वास्तविक एंड उल्टा। तो यही फिर से एक क्वेश्चन और राइज होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब इमेज तो बनाता है, पर ये कहां बनाता है? तो ये बनाता है आपका कहां? रेटिना पे।
कहाँ बनाता है आपका रेटिना पे। तो इमेज आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका बनता है आपका रेटिना। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले सिलेरी मसल जो है, ठीक है, ये क्या करता है, तो हमारे जो लेंस है, लेंस का वक्रता को वो चेंज कर सकता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा, हमारा जो लेंस है, कौन सा लेंस है हमारे आंखों में, तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये किस टाइप का इमेज बनाएगा, तो ये आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा इमेज बनाएगा। ये इमेज कहां बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका रेटिना पे। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस यहाँ और जो अभी एक्सरसाइज के एग्जाम में पूछा गया था, जो लेंस है हमारा, ठीक है, लेंस के जगह सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, दैट मीन जो आई बॉल है, उसका आपका जो डायमीटर कितना है, तो आपको याद रखना है 2.3 सेंटीमीटर। हमने बहुत ही अच्छे से, अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो हर एक चीज आपको लिख के भी दिया गया। इतना मेहनत हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, सबके लिए। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कि नेत्र गोलक, ये एग्जाम एक्सरसाइज एसआई में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जो आपका नेत्र गोलक है, आई का जो आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल का जो साइज कितना होता है डायमीटर का, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइरिस से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, आइरिस या परितारिका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका जो आई का जो कलर होता है, आपको पूछा जाएगा जो आपका आई का जो कलर है, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है, किस पे डिपेंड होता है, तो आपको याद रखना आइरिस पे, ठीक है, आइरिस पे। आइरिस ही है जो आपका कलर ऑफ आई जो है वो डिसाइड करता है। और ये भी आपको याद रखना है, जो आंख में कितना इंटेंसिटी, कितना तीव्र लाइट अंदर जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये भी आपका आइरिस ही करता है कि आंख में कितना लाइट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आंख में जो लाइट जाता है वो प्यूपिल के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, पुतली के थ्रू जाता है, ठीक है। ये पुतली जो काला वाला पुतली के थ्रू जाता है। और पुतली को कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, ये सब जो डिपेंड करता है, ये आइरिस ही करता है। तो याद रखिएगा, पहला काम, पहला आइरिस का जो काम आपको याद रखना है, आपका परितारिका का जो काम याद रखना है, सबसे पहले जो कलर ऑफ द आई जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर। दूसरा आपको याद रखना है, जो आइरिस जो है किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल के द्वारा ही आंख में क्या होता है, लाइट हमारा आता है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज हमारा कहां बनता है, तो आंख का रेटिना पे बनता है, ठीक है। ये चीज याद रहेगा इतना। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन, अभी एग्जाम दरोगा में आई थिंक प्री में आया हुआ था, कि जो स्टडी ऑफ आई, आई को जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आई के जो स्टडी कहते हैं उसको हम लोग ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं। और अगर यही अगर आप आ जाए कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना, आंख के डॉक्टर के पास, तो किसके पास जाओगे, तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाओगे। जैसे दांत का डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट, या दांत के स्टडी को हम लोग कहते हैं डेंटोलॉजी। उसी तरीके से आंख के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजी हम लोग कहते हैं आंख के अध्ययन को। ये नेत्र विज्ञान यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है, आपको इंग्लिश में ही लिखाएगा, ठीक है, कि आंख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं। आंख में कौन सा लेंस होता है, तो मैंने आपको बता दिया, आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है, ठीक है, कि फोकल दूरी जो है, ठीक है, आंख का जो फोकल दूरी आपको पूछे, या आपको ये पूछे, देखिए कर्वेचर ऑफ द आई पूछे, कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको लेंस के बारे में अभी बस इतना याद रखो, ठीक है, अभी उतना हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे। अगर आपको बोले कर्वेचर ऑफ द आई या फोकल दूरी, चलो इसको हम लोग मैं एक बार जल्दी से आपको बता ही देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ये लेंस है, ठीक है, अगर ये लेंस अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, लेंस पढ़ा है, ठीक है, चलो ये काफी लेट हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। अभी बस क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा जो सिलेरी मसल है, ठीक है, सिलेरी मसल जो है आपका पक्षमामी पेशिया जो है, ठीक है, दो चीज को आपको कंट्रोल करेगा। एक है आपका कर्वेचर ऑफ द आई, या कर्वेचर अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो सिंपल सी बात है, कर्वेचर अगर कंट्रोल कर रहा है तो फोकल दूरी को भी कंट्रोल करेगा। आप बोलोगे कैसे, ठीक है, क्योंकि जो फोकल दूरी होता है, वो फोकल दूरी जो होता है कर्वेचर का हमेशा आधा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। कर्वेचर का आधा क्या होता है, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो होता है, उसका अगर हम लोग आधा करते हैं तो हमें फोकल दूरी निकलता है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कर्वेचर बोले, ठीक है, वक्रता बोले, या फोकल दूरी बोले। हमारे आंख का फोकल दूरी या आपका वक्रता जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये है आपको किसके द्वारा, आपको याद रखना है, आपको सिलेरी मसल के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। तो सिलेरी मसल द्वारा ही
समयोजित आंख की फोकल दूरी को कंट्रोल किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो आपका, ठीक है, जो आंखों का जो लेंस होता है, ठीक है, आपको पता है आंख में हम लोग लेंस लगाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी होता है आंखों में, ठीक है, तो आंखों का जो लेंस है, तो पावर ऑफ द लेंस हम लोग कैसे निकालते हैं कि ठीक है, आप देखते होगे कि -0.25 लगा हुआ है या -1 लगा हुआ है, तो कैसे पता करते हैं? तो याद रखिएगा पावर ऑफ द लेंस जो निकाला जाता है 1/f निकाला जाता है। ये क्या है पावर ऑफ द लेंस, जिसका यूनिट बहुत बार पूछा गया है। तो पावर ऑफ द लेंस जो हम लोग नापते हैं वो नापते हैं डायोप्टर में। क्या में नापते हैं? डायोप्टर। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि पावर ऑफ द लेंस जो है, ठीक है, उसमें उसका यूनिट क्या है, किसमें नापते हैं? तो याद रखिएगा डायोप्टर। और याद रखिएगा फोकल दूरी आपको दिया होगा, बोलेगा कि फोकल दूरी इतना है तो पावर ऑफ द लेंस कितना है, ठीक है। मान लीजिए फोकल दूरी आपको दे देगा कि 0.5 है, तो पूछेगा पावर ऑफ द लेंस कितना है, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस कितना है आपको पूछेगा, ठीक है। तो 0.5 दे दिया, ठीक है, तो 0.5 अगर यहाँ दे दोगे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10, नीचे आ जाएगा आपका 2, ठीक है, यहाँ 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स पे डिपेंड करता है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपल याद रखना, और याद रखना है जो फोकल दूरी जो यहाँ लेते हैं हम लोग हमेशा मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0.5 अगर मुझे फोकल दूरी दिया हुआ है और मुझे पूछेगा कि कितना पावर होगा उस लेंस का, तो 0.5 मैंने नीचे लिखा, ये मीटर में होगा हमेशा। अगर ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, एग्जाम में दिया जाता है ये चीज, ठीक है। तो 0.5 हमने किया, तो 0.5 रखा, ये पॉइंट ऊपर चला गया तो हो गया 5, तो +2 आपका आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो +2 डायोप्टर जो होगा ये पावर ऑफ द लेंस आपका होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया, याद रखिएगा पावर ऑफ द लेंस जो होता है मेजर किया जाता है डायोप्टर में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और ये हमेशा याद रखिएगा मीटर में होता है, f जो फोकल दूरी जो होता है मीटर में होता है। नेक्स्ट जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, और वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। इमेज कहां बनता है, तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो हम डोनेट करते हैं, बोलते हैं ना आंख दान महादान, तो कौन सा भाग करते हैं, कॉर्निया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, कॉर्निया वाला याद रखिएगा, ठीक है, आंख का कौन सा वाला भाग हम लोग डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फार्देस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे दूरी, ठीक है, एक जिसका आंख स्वस्थ है, सबसे दूरी वो कितना दूरी तक देख सकता है, तो इन्फिनिटी याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि निकटतम जो दूरी है, एक आंख कितने निकटतम दूरी तक अच्छे से देख सकता है एक स्वस्थ आंख, तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। कलर ऑफ द आई से आंखों का जो कलर होता है किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बात दिया, वो आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ लाइट, आंखों में जो लाइट एंटर करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो आपको याद रखना आइरिस करता है। और आइरिस बेसिकली कैसे कंट्रोल करता है, तो प्यूपिल का साइज कम ज्यादा करके, पुतली का जो साइज है वो कम ज्यादा करके, जैसे आप बाहर गए तो पुतली का साइज घटा देगा क्योंकि आंख में रोशनी ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। और अंधेरा में गए तो पुतली का साइज बढ़ा देगा, कौन, आइरिस। आइरिस याद रखिएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब जो लाइट का जो लाइट का जो तीव्रता होता है वो किस में मेजर किया जाता है, तो कैंडेला में किया जाता है। कैंडेला यूनिट है लाइट का तीव्रता का, ये भी चीज आपको याद रखना है। और एक चीज पूछा जाता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखें, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो जो फोकल लेंथ को जो चेंज करने का जो ये कैपेबिलिटी होता है, आंख का क्या है कि फोकल दूरी को चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। तो फोकल दूरी कम ज्यादा होगा मतलब क्या, आंखों का पावर कम ज्यादा होगा, क्योंकि सिंपल बात है भाई, पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालते हो, पावर ऑफ द लेंस निकालते हो 1/f। तो आंख का अगर फोकल दूरी कम ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो आपका पावर होगा आंख का कम ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई, कर्वेचर ऑफ द आई चेंज करना मतलब क्या, फोकल दूरी चेंज करना, ठीक है। लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल, ये सब क्वेश्चंस अभी इस बार का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडल एज वेल एज ट्रांसवर्स। मैंने थोड़ा आपको इसको ट्विस्ट कर दिया क्योंकि इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन ये था कि कौन सा, ठीक है, डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है, साउंड से क्वेश्चंस आएंगे और जितना आज मैं बताऊंगा अगली बार भी एग्जाम में यहीं से आएंगे। देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि जो साउंड जो ट्रेवल करता है, ठीक है,
साउंड जो कौन सा साउंड जो है, ठीक है, किस में, कौन से माध्यम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या सॉलिड एंड लिक्विड में, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें वो, ठीक है, अनुदैर्ध्य का जैसा भी ट्रेवल करता है और अनुप्रास्थ के जैसे भी ट्रेवल करता है। दैट मींस लॉन्गिट्यूडनल वेव के जैसे भी ट्रेवल करता है और आपका क्या, आपका ट्रांसवर्स के जैसे भी करता है, ठीक है। तो दोनों के तरह कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम लोग साउंड का बात करें, ठीक है, तो साउंड का जो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है, अगर पूछा जाए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, जल, ठीक है, और गैस में, तीन में से सबसे ज्यादा जो स्पीड किस में होता है, तो आपको याद रखना है सॉलिड में। अब यहां एक कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है, जो कि पूछा जाएगा कि जिस वस्तु का जितना इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, लोचपन जितना होगा उसमें, ठीक है, जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा उसमें साउंड उतना फास्ट ट्रेवल करेगा। जैसे कि देखो ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, लोहा मान लो, लोहा में बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। लोहा को खींच दोगे, लोहा है मतलब आपके हाथ में है, ठीक है, लोहा, उसको खींचोगे, खिंचाएगा नहीं, गिला, उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा लोचपन ज्यादा होगा, और ऐसे भी जितना भी सॉलिड है उसका मैक्सिमम का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सॉलिड में उसका स्पीड होगा, और सॉलिड में होगा मतलब उस वस्तु का इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगा। अच्छे से याद रखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है। यहां का अगर हम लोग बात करें कि पूछा कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, दैट मींस अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ, ठीक है, दोनों तरीके से ट्रेवल करता है। कौन से माध्यम में? तो हमेशा याद रखना सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड से चलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया सॉलिड में क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज आपका ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म में ट्रेवल करता है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब मैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोलता हूं तो इसका हिंदी का मतलब होता है आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ। तो आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म में ये ट्रेवल करता है जब ये सॉलिड में होता है। पर ध्यान रखिएगा जब ये लिक्विड में होगा और गैस में होगा तो ओनली ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मतलब ओनली अनुदैर्ध्य। तो याद रखना सॉलिड होगा तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म में होगा। बट अगर ये आपका लिक्विड और गैस होगा तो उसमें ओनली अनुदैर्ध्य, दैट मींस ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव में लॉन्गिट्यूडनल आपका वेव उसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगर हम लोग साउंड का बात करते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले याद रखना साउंड जो है, साउंड का जो स्पीड है, स्पीड के फॉर्म में बात करते हैं। साउंड का जो स्पीड है कभी भी दाब पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा, 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा साउंड इसमें से किस में, बहुत तरीके का क्वेश्चन फॉर्म होता है। जो कोर कंसेप्ट है उस पर ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत फॉर्म हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि ये दाब इतना बढ़ गया, दाब इतना घट गया, दाब इतना चेंज हो गया, किसमें स्पीड बढ़ जाएगा। याद रखना कभी भी दाब पे कभी भी याद रखना इसका स्पीड डिपेंड नहीं करता है। तो सर किस पे डिपेंड करता है? याद रखिएगा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे? टेम्परेचर पे। मान लीजिए अगर कोई एक सॉलिड है, ठीक है, जो सॉलिड में कुछ किसी भी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए कोई एक सॉलिड है जिसमें वो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। बट उसी सॉलिड का, ठीक है, उसी ठोस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे तो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा दे तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट आएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी भी जिस माध्यम से वो जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हमने बात किया, ठीक है, ट्रांसवर्स के बारे में बात किया। आपको याद रखना है जनरली, ठीक है, जो साउंड जो है बेसिकली यांत्रिक तरंग है, दैट मींस ये एक मैकेनिकल वेव है। अगर ये मैकेनिकल वेव है मतलब इसको गमन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा वैक्यूम में अगर मान लो कि आगे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर मान लो कि स्पेस में अगर बॉम्ब फूटता है तो क्या कितने देर में यहां आवाज सुनाई देगा? नहीं देगा आवाज सुनाई, क्योंकि वहां स्पेस में क्या है? स्पेस में आपका, ठीक है, क्या है? स्पेस में वैक्यूम है, वहां साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब बोलोगे सर सन का तो रोशनी आ जाता है। सन एक विद्युत चुंबकीय तरंग, सन मतलब क्या? लाइट मतलब क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए कभी भी हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट। ठीक है, तो साउंड याद रखिएगा, साउंड सबसे पहले तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा।
अगर ये वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा मतलब साउंड हमें आएगा ही नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये एक यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल कहाँ होगा और ये ट्रांसवर्स कहाँ होगा। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि एक यांत्रिक तरंग है, बट आपका लाइट करेगा। ये चीज आपको समझ में आ। अब कुछ पॉइंट और मैंने क्या बताया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर वो किसी माध्यम से जा रहा है, उस माध्यम का अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सॉलिड जो साउंड का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करेगा, बट ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। और एक चीज आप यहां हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं जो मुझे आपको बताना है। सबसे पहले साउंड मैंने बताया कि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, दैट मींस ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। उसके बाद मैंने आपको यह समझाया कि सॉलिड में जो होगा, ठीक है, जो सॉलिड में होगा, देखिए ध्वनि ठोस पदार्थों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रास तरंगों के रूप में यात्रा कर सकती है, लेकिन तरल पदार्थ और गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही काम करती है। सॉलिड पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका यहां अगर आप देखोगे कि साउंड वेव से ट्रेवल एट ए डिफरेंट स्पीड, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि साउंड का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो क्या होता है, आपका सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, ठीक है, जो भी आपका साउंड है, ठीक है, उसका जो आयाम है किस पे डिपेंड करेगा, आयाम, ठीक है। तो देखो जब भी कोई साउंड बेसिकली बनता कैसे, तो साउंड कैसे बना, मैंने धीरे से मारा, आवाज कम आया, जोर से मारा, आवाज ज्यादा है। तो जितना जोर से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन मतलब क्या, ये जो हवाओं का जो कण है, ठीक है, इसमें भी वाइब्रेशन होगा, ठीक है, इसी के कारण, क्योंकि यहाँ क्या, ये वैक्यूम नहीं, यहाँ हवा है, ठीक है। यही मैं स्पेस में जाके जितना मार के मैं अपना हाथ तोड़ लूं तभी भी आवाज नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपका जो अणु है वो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। आसपास का जो देख, यहाँ आपका ये है, ठीक है, आपका अणु का मॉलिक्यूल मतलब हवा का आपका अणु है, हमने मारा, ठीक है, ये आवाज आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम नहीं है। तो जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कितना जोर से वाइब्रेट करता है, कितने जोर से वो कंपन करता है, उसी पे आपका आयाम डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, वाइब्रेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साउंड का जो तीव्रता होता है किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। जैसे लाइट का तीव्रता जो किस में नापा जाता है, लाइट का इंटेंसिटी किस में नापा जाता है, कैंडेला में नापा जाता है। उसी तरीके से साउंड का जो इंटेंसिटी है वो आपका डेसिबल में नापा जाता है। ये चीज हमने यहाँ बता दिया। उसके बाद याद रखिएगा, दो चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसका आपको नॉलेज रखना है, जो कि बिल्कुल अलग आपको लोगों से करेगा। एक होता है आपका टोन, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नोट, ठीक है। तो ये टोन क्या है और नोट क्या है, देखिए बोलते हैं ना, सेम टोन में तुम बात कर रहे हो, क्या बोलता है, अरे तू सेम टोन में बात कर, सेम टोन में बात करना मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। तो एक ही फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड आ रहा है, मैंने फिर से बातों को ध्यान दीजिएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी का अगर आपका साउंड आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं, टोन। अगर एक ही टाइप का अगर आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना 91.9 पे लगाओ, रेडियो में 91.9, ठीक है, ये एफएम वो एफएम, तो क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे फिक्स कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा फिर कम आ रहा है फिर ज्यादा आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी पे, इसीलिए वो सेम टोन में चलता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग ये स्टेज पे चढ़ते हैं, जितना म्यूजिशियन लोग होता है, सब लोग क्या करते हैं, बीपीएससी में पूछा गया था, ये सब म्यूजिशियन लोग मिला रहा होता है, तार तबला वाला अलग मिला रहा है, वो अपना, ये सब लोग अपना क्या मिला रहे हैं, टोन मिला रहे, सेम फ्रीक्वेंसी पे इस पे बजाना पड़ेगा। अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बजेगा तो जो सिंगर है, ठीक है, वो कुछ और टोन पे ये कर रहा है, वो जो तबला बजा रहा है वो किसी और टोन पे बजा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं टोन, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे कि कोई भी साउंड जो एक फ्रीक्वेंसी पे है उसको हम लोग बोलते हैं टोन। नोट क्या होता है, कोई भी ऐसा साउंड जो मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डेवलप हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं आपका नोट। तो याद रखिएगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग बोलते हैं टोन, और जो आपका मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड होता है, जिसमें ऐसा साउंड जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, आप देखोगे इधर घुमा दिए इधर घुमा दे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ऐसे करते हैं रेडियो में, ठीक है,
तो उसमें क्या आता है, वो नोट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स कहाँ है भाई, अभी आपने इधर घुमा दिया, अब आज कुछ कुछ आ रहा है, पर सिंगल। तो अब कभी नहीं भूलोगे कि टोन क्या होता है और आपका नोट क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एक्साइज में था और दरोगा में भी था शायद, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और हमने क्या होता है, ठीक है, तो ये टोन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, नोट का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सब चीज मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताता हूं, देखिए जो ऑडिबल रेंज होता है, जो एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, और एक होता है ऑडिबल। ऑडिबल रेंज क्या मतलब मानव कौन सा रेंज का फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है, हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये क्या है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि जो सीमा है, श्रव्य ध्वनि मतलब सुनने लायक जो सीमा है, किस फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है जो मनुष्य सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर ये 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इसके नीचे भी आप नहीं सुन पाओगे। और 20 किलो हर्ट्ज से अगर ऊपर जाओगे, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, से भी ऊपर जाओगे जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, तो वो भी आप नहीं सुन पाओगे। ऐसे अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत यूज है जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो याद रखिएगा जो आपका ऑडिबल रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है, ठीक है, चमगादड़ क्या आता है आपको याद रखिए, स्तनधारी में आता है, मैमल में आता है, ठीक है। तो एक ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है वो है आपका चमगादड़। चमगादड़ जो होता है अपना जो भी रात को वो चलता है तो क्या होता है, वो क्या करता है, कौन सा वेव छोड़ते हुए चलता है, तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सा, अल्ट्रासोनिक वेव। इससे क्या होता है, पहला क्वेश्चन, वो जो उसको खाने के लिए चाहिए कीड़ा मकोड़ा, तो कितनी दूर पे है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, उसको फिर से रिटर्न आता है और वो समझ आता है कितना दूर पे है और वो उसको जाके खा लेता है। दूसरा, वो जब उड़ता है तो आसपास के चीजों से नहीं उतना जल्दी टकराता है, वो भी क्यों, अल्ट्रासोनिक वेव वो छोड़ते हुए चलता है। तो यही क्वेश्चन, ये सब चीज आपको लिखा हुआ भी रहेगा तो आपको घबराने का, तो ये था पूरा का पूरा साउंड। बाकी आप कर लीजिएगा जो भी आपको दिया गया, ठीक है, इतना करवा दे रहे हैं कि फिर आपको करने की जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था क्वेश्चन, ठीक है, पर इसको थोड़ा मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सिंपल पूछा गया कि रोल्ड गोल्ड, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था ऐसे, ब्रास के ऊपर आता है, ब्रॉन्ज के ऊपर आता है, ठीक है, मतलब कांसे के ऊपर आता है, पीतल के ऊपर, तो वो इजी है, ठीक है। थोड़ा हमने यहाँ ट्विस्ट कर दिया कि रोल्ड गोल्ड, क्योंकि अगली बार ट्विस्ट होते रहता है, ठीक है, कि जो रोल्ड गोल्ड होता है, ठीक है, ये किसका मिक्सचर होता है, तो रोल्ड गोल्ड जो बेसिकली एलॉय है, ठीक है, ये किसका एलॉय है, यहाँ ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन एक बार देखो ध्यान से देखो, तो रोल्ड गोल्ड जो है, ठीक है, रोल्ड गोल्ड जो है ये कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या है, आपका मिक्सचर होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या क्या है, ठीक है, एक बार इसका ऑप्शन हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, इससे क्या क्या आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है टाइप मेटल, तो आपको पूछेगा कि टाइप मेटल जो होता है, टाइप आपका जो धातु होता है, डायरेक्टली लिखा हुआ टाइप धातु किसका किसका मिक्सचर है, तो आपको याद रखना है लीड का, टीन का और एंटीमनी का। लीड का, लीड मतलब होता है सीसा, जिसका सिंबल से क्वेश्चन एकदम पूछा गया है, जाके देख लेना, ठीक है, एकदम सिंबल से। तो लीड सीसा बोलो, सीसा का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है, ठीक है, पीबी होता है, याद रखना। तो लीड, टीन का सिंबल क्या होता है, टीन का सिंबल तो ये होता है आपका SN होता है। इसका सबका एटॉमिक नंबर भी याद रखना एकदम अच्छे से, ठीक है, सबका मैंने एटॉमिक नंबर बहुत बार करवाया। और एंटीमनी का सिंबल जल्दी से बताओ, मैं लिख देता हूं यहाँ SB। क्या एंटीमनी का सिंबल SB होता है, आप मुझे बताना, ठीक है, नीचे कमेंट करना कि क्या होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो याद रखना टाइप मेटल लीड, टीन और एंटीमनी। ब्रास मतलब पीतल, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रास का जो है, ठीक है, ब्रास किस किस से बना होता है, तो ब्रास मतलब होता है पीतल, कॉपर और आपका जिंक से बना होता है। उसके बाद है ब्रॉन्ज, मतलब आपका कांसे कॉपर और टिन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद है रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बना होता है। उसके बाद है गन मेटल किससे बना होता है, तो देखो बेसिक जो तो आपको तो सब चीज याद ही होगा, जो नहीं याद है मैं वो आपको याद करवाता, ठीक है। टाइप मेटल आपको पता होगा, ठीक है, यह है लीड, टीन और एंटीमनी। ब्रास आपको पता है कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज आपको पता है कांसे, कॉपर एंड टीन, ठीक है। रोल्ड गोल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब गन मेटल, तो गन मेटल में बस इतना याद रखना, कॉपर एंड जिंक रहेगा ही, ठीक है। क्या है आपका, ये देखिए गन मेटल में कॉपर एंड जिंक रहेगा ही, मतलब गन मतलब क्या, पित्तल का गन बना रहे हो तो उसमें जैसे कि पित्तल में क्या चाहिए होता है, हमें कॉपर और जिंक चाहिए होता है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक चाहिए होता है। तो जो गन मेटल है उसमें कॉपर
और जिंक तो रहेगा ही, ठीक है। और उसमें फिर से गोली के लिए क्या क्या हो, गोली बनाने के लिए क्या लगेगा, शीशा रहता है उसमें, तो शीशा और टीन, ये बस याद रखना। तो गन मेटल बोलूं तो गन किससे, पित्तल का गन है, क्या का बोल, पित्तल का गन है, तो पित्तल का गन है मतलब कॉपर, और क्या होगा आपका जिंक होगा। और गन है तो उसमें बारूद, मतलब जो गोली किसका है, शीशा, शीशा बहुत जहरीला होता है, तो शीशा है, और टीन है, तो शीशा और टीन, ठीक है। तो एक सिंपल याद हो, गन में जो बेसिकली बना होता है कॉपर से, टीन से, और आपका टीना से, और उसमें आपका लीड मतलब शीशा के लिए आपने उसमें गोली है आपका शीशा का, ठीक है। डेल्टा मेटल याद रखिएगा, कॉपर जिंक इसमें भी है, बस आप याद रख लीजिएगा आयरन। सोल्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोल्डर जो होता है, ठीक है, सोल्डर जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, तो सोल्डर में क्या होता है, तो आपको याद रखना है लीड एंड टीन, शीशा और टीन। बेल मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल मेटल, कॉपर एंड टीन, ठीक है, कॉपर एंड टीन। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, ये सबको पता होगा, निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर बोलना, ये कार्बन है, ठीक है, ये है आपका आयरन है, ठीक है, निकल है, क्रोमियम है, और आपका कार्बन है, आपको अच्छे से ये चीज याद रखना। उसके बाद जर्मन सिल्वर, ये बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितना आपका सिल्वर होता है, तो 0% सिल्वर होता है। बेसिकली जो बना होता है निकल, कॉपर एंड जिंक से बना होता है, निकल, कॉपर एंड जिंक से बना होता है। और डच मेटल किससे होता है, तो कॉपर एंड जिंक से। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। 2-3 बार मैं एग्जाम में करवाऊंगा, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाटर, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, ये शिफ्ट 1 में ही क्वेश्चन था, ये भी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ना एकदम डिट्टो आप देखोगे, ठीक है, जो 1275 में बैठे थे उनको पता होगा, ठीक है, अब तो बीपीए पहुंच गए, ठीक है, कोई होगा तो उनसे जरूर पूछना, आपका कोई भाई बंधु। डिट्टो ये क्वेश्चन आपका नोट्स में दिया एकदम, और फिर से रखिएगा जो भी नोट्स दिया कंसाइज है, एकदम कंसाइज एंड जितना जरूरत है। देखिए इसे पूछा है कि जब भी वाटर, ठीक है, ये रंध्रक देखो, जो हमारा जो पत्ता है, ठीक है, पत्ता जो होता है ये आपका पेड़ का, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्रक, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। आप पत्ता को तो आप तो ऐसे आंख से देखोगे तो थोड़ी ना दिखेगा, बहुत ही माइन्यूट होते, एकदम छोटे छोटे छिद्र होते, ठीक है। अब वो छिद्र जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा या रंध्रक, ठीक है, उसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जब व्हेन वाटर एंटर्स द सेल दे स्वेल एंड पोर्स द स्टोमाटा, मतलब कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, और रंध्र जो छिद्र है वो डैश जाता है, मतलब जब कोशिकाओं में जब जो भी आपका प्लांट का जो कोशिका है उसमें जब पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। और रंध्रक क्या होगा, बंद होगा कि खुलेगा जब पानी अंदर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं, इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये है आपका बेसिकली, मैंने क्या बोला, आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ में पत्ते हैं, और पत्ते में बहुत सारे छिद्र हैं। अब उस छिद्र का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, या हम लोग उसको बोलते हैं रंध्रक। अब भाई उसका जो रंध्रक है वो बेसिकली उसका काम क्या और कितने क्वेश्चंस वहां से बनते हैं उस पर हम लोग जंप करते हैं। देखिए ये है आप सिंपल आपका स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का, या इसको हम लोग हिंदी में रंध्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्रक, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्रक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो छिद्र है, ये वाला आपका, ये एक जो पूरा का पूरा जो आपका ये छिद्र है, ठीक है, ये जो छिद्र है बेसिकली ये जो कवर होते हैं, ठीक है, ये कवर होते हैं, ठीक है। ये मान लो कि पूरा का पूरा आपको स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, क्या आपका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। अब जो स्टोमाटा है, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको देखना है वो है आपका गार्ड सेल। मैं आपको सिंपल इससे अच्छा मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूं। देखो एक छिद्र है, ठीक है, छिद्र से क्या होगा, पानी अंदर आएगा और बाहर जाएगा, और ये जो छिद्र है, ठीक है, इसको बंद करना और खोलना किसका काम है, गार्ड सेल का काम है। तो ये हो गया आपका ये वाला छिद्र, ठीक है, और ये हो गया आपका ये गार्ड सेल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, जो कि पूछा जाता है कि जो ये आपका रंध्रक है, ठीक है, जो स्टोमाटा है, ठीक है, ये जो क्लोज्ड होता है चाहे ओपन होता है, ठीक है, ये जो क्लोज्ड होता है ओपन होता है, ये जो छिद्र है, ठीक है, स्टोमाटा में जो छिद्र है ओपन होता है क्लोज होता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, याद रखिएगा गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पानी जब अंदर आता है, ठीक है, तो ये खुल जाता है, मतलब इस तरीके से खुल जाएगा, तो क्या होगा, पानी अंदर आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये खुलेगा क्यों, इसलिए खुलेगा क्योंकि इसका बेहतरीन एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि इसको खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण का ये जो आपको याद रखिएगा, बहुत बार इसका आपका इक्वेशन पूछा है। इक्वेशन क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो 6CO2
6H2O, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा आपका सनलाइट, और यहाँ क्या बनेगा आपका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 बनेगा, और यहाँ क्या बनता है आपका ऑक्सीजन। मैंने आई थिंक 5 मिनट 6 मिनट तो सिर्फ मैंने इस इक्वेशंस पे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। मैं फिर से आपको बोलता हूँ जितना एनालिसिस वीडियो दिया जा रहा है बस उतना करके जाइए, बहुत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका O2, 6O2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये है आपका ग्लूकोज और ये 6O2 है, O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए जब भी फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ जो है वो खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। अगर उसे फोटोसिंथेसिस करना है तो उसे क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, और वाटर कहाँ से मिल जाता है, जड़ से मिल जाता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि जो प्लांट को सबसे ज्यादा जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो जड़ से मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो जड़ से तो उसको मिल गया, पानी मिल जाता है, खनिज मिल जाता है, तो पानी मिल गया है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, उसी से वो खाना बनाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आपका CO2, जो ये CO2 है ये कहां से आएगा, तो ये तो आपका वातावरण से लेगा ना, और ये जब वातावरण से लेगा तो वो भी जो होता है ये आपका एक तो पानी, जब वो जो आपका जो पानी आएगा जाएगा तो वो भी आपका स्टोमाटा के थ्रू जाएगा। दूसरा जो एक्सचेंज ऑफ द गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैस जो होगा, मतलब क्या करता है ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और वहां से CO2 लेता है, तो ये भी किसके थ्रू होगा, तो ये भी स्टोमाटा पोर्स जो है उसके थ्रू ही होता है। ये भी स्टोमाटा का जो रंध्रक का जो छिद्र है उसके ही थ्रू होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि जब आपका फोटोसिंथेसिस होगा, पहला पॉइंट अगेन, जब आपका फोटोसिंथेसिस होगा ये खुलेगा, ठीक है, इसको पानी का जरूरत होगा, ठीक है, तो ये पानी इसके अंदर आएगा, पानी आया, ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के CO2 भी चाहिए, तो CO2 ये भी कहां से लेगा, तो यही पोर्स से लेता है, यही जो छिद्र होता है उसी से लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको पूछा जाएगा कि कब ये ओपन होता है, तो डे टाइम में ओपन होता है, पहला पॉइंट, और कौन से समय में, फोटोसिंथेसिस करने के समय में ये खुल जाता है। और जब ये खुलता है तो इसमें पानी आता है और ये भर जाता है और ये फूल जाता है, और जैसे ये पानी, मान लीजिए कि पानी एक्सेस हो गया तो उसको क्या बाहर भी तो फेंकना पड़ेगा, तो यहां कंसेप्ट आता है आपका वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, हिंदी में थोड़ा टंग ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका ट्रांसपायरेशन, ठीक है। क्या होता है ना, जब पढ़ाते रहते, ठीक है, तो अचानक से कोई हिंदी वर्ड आया, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रकाश से मैं खुद पढ़ता हूँ, बट कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका रंध्रक है, जो आपका स्टोमाटा है, वो कब खुलेगा, पहला पॉइंट, तो आपको याद रखिएगा जब फोटोसिंथेसिस होता है तब वो खुलता है। उसमें दो चीज हो सकता है, पानी अंदर आएगा, ठीक है, या CO2 अंदर आएगा, और ये छोड़ेगा क्या, ये जब पानी लेगा तो ये फूल जाएगा, ठीक है, और पानी जब ये बाहर छोड़ेगा, जब उसको पानी एक्सेस हो गया तब वो बाहर छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इसका काम क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज करना भी इसका काम है। बाहर से आपका CO2 लेता है, ठीक है, और अंदर से ये O2 छोड़ता है, इसीलिए हम लोग वातावरण में फिर ये एक्सचेंज ऑफ गैस होते रहता है। तो इससे क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहला तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि ओपन होगा चाहे क्लोज होगा, ठीक है। जो स्टोमाटा पोर है, मतलब जो आपका रंध्रक का जो छिद्र है वो ओपन और क्लोज कैसे होगा, गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जो मैंने 2 गार्ड सेल बताया। दूसरा जो स्टोमाटा है ये जो दिन में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के समय उसको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, तो वो खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस भी उसी के थ्रू होता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और पानी जब अंदर आएगा तो फूल जाएगा, यही चीज बताया हुआ है, ठीक है। और स्टोमाटा पोर खुलेगा तभी पानी अंदर आएगा, तो वही चीज लिखा हुआ है। व्हेन वाटर फ्लो, जब पानी बाहर जाएगा, जब एक्सेस पानी हो गया तो बाहर जाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। देखो कोई भी चीज को अगर पचकाओगे तभी ना पानी बाहर जाएगा, जब कोई चीज एकदम खुल जाएगा तो पानी अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है। एक चीज और है, कुछ देख लो कि स्टोमाटा का रंध्रक का काम क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, जो आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैस जो होता है वो कैसे होता है, तो आपका स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, वो छिद्र के थ्रू होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन दैट मींस आपका ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो एक्सेस वाटर जब आपका जो प्लांट में हो जाएगा तो उसको बाहर ले जाने के लिए भी स्टोमाटा का ही काम होता है। ये चीज अच्छे से याद रखना, और याद रखना इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर एक बार अगर हम लोग देखें इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें
तो यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, इसको हम लोग किचन, ठीक है, कोशिका का किचन, कोशिका का खाना बनाने वाला जो घर है, किचन ऑफ द कोशिका, इसको ही हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा किचन ऑफ सेल, कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को ही बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा था, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, सेल वाल है, साइटोप्लाज्म है, तो ये सब चीज हम लोग सेल में हम लोग कवर कर चुके हैं। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, 5-5 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर साइंस देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दरोगा 2400 का जब मेंस में पूछा था कि जो फंगी जो होता है, जो कवक जो होता है, इसका जो, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 क्वेश्चन फंगी से पूछा हुआ है दरोगा में। पहला अल्फा टॉक्सिन जो होता है, ठीक है, अल्फा टॉक्सिन ये किससे बनता है, तो आपको ये पूछा हुआ था, ये फंगी से बनता है अल्फा टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन, ठीक है, ये किससे बनता है, तो आपका किससे बनता है, फंगी से। और फंगी का एक बार पूछा था कि इसका जो सेल वाल है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, वो किससे बना होता है, तो काइटिन से, ठीक है। यहां पूछा है कि जो इसमें से कौन सा है जो सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता है। सेल थ्योरी क्या था कि दुनिया का हर एक जीव जो है सेल से बना हुआ है, सेल से टिश्यू बनता है, मतलब कोशिका से उत्तक बनता है, तो हर एक जीव बेसिकली कोशिका से ही बना हुआ है। बट इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो आपको याद रखना है वायरस। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह याद रखना है कि सेल थ्योरी, ठीक है, किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सिल्डन एंड स्वान ने दिया था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, तो आपको याद रखना है वायरस। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जीव और जीव और आपका निर्जीव के बीच का जो लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, जीव भी है और निर्जीव भी है, वो कौन है, तो वो है आपका वायरस। याद रखिएगा वायरस अगर बॉडी के बाहर हो हमारे तो निर्जीव है, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आएगा वो सजीव हो जाता है, मतलब वो जिंदा हो जाता है, और हमारा एज ए पैरासाइट काम करता है, ठीक है, परजीवी का जैसे काम करता है, वो अपना घर बना लेता है और अपने आप को फिर से क्या करता है, वो बढ़ाते रहता है हमारे बॉडी के अंदर। तो याद रखिएगा वायरस का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा वायरस का डिस्कवर जो किया था एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की। एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले वायरस याद रखिएगा सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। किसने इसका डिस्कवर किया था, तो सिल्डन एंड स्वान ने किया था। सेल थ्योरी का डिस्कवर किसने किया था, तो सिल्डन एंड स्वान ने किया था। वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था इवानोवस्की ने। और पहला वायरस जो खोजा गया था उसको याद रखिएगा वो टोबैको में खोजा गया था। किसमें, टोबैको में। उसका नाम जो दिया गया था वो था आपका टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो वायरस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है, चाहे RNA हो सकता है, मानता हूं जेनेटिक मटेरियल बताता है जो अनुवांशिक जो सामग्री है उसमें क्या हो सकता है, DNA हो सकता है, चाहे RNA हो सकता है। जैसे हमारा है, हमारा जो मतलब जो अनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है, पर इनमें क्या होता है, RNA भी हो सकता है, इसीलिए ये खतरनाक हो जाते हैं। और ऐसा वायरस जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक सामग्री जो अगर RNA है, वैसे वायरस को हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। और इसीलिए जो आपका देखोगे एक चीज हम यहाँ बताते हैं आपको, जो एड्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये आपका रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है। यहाँ हमने कहीं लिखा होगा वायरस आर मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ ये देखिए एड्स जो होता है आपका रेट्रोवायरस, इसीलिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका आनुवांशिक सामग्री जो होता है आपका वो क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज मैंने बताया। और एक चीज और होता है बैक्टीरियोफेज, इसको डायरेक्टली याद रखना, बैक्टीरियोफेज। आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपको बैक्टीरियोफेज है। ये वायरस अगेन बैक्टीरियोफेज क्या है, ठीक है, यहां हमने लिखा होगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेज हमने लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो केवल बैक्टीरिया कोशिकाओं में संक्रमित और प्राकृतिक बनाते हैं और बैक्टीरिया को भी मारते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को ही मार देता है, ठीक है। इवन माना जाता है जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो पानी है उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, इसीलिए गंगा का पानी जो है कभी भी खराब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया उसको वो मार देता है। कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी जो वायरस से होता है, मीजल, मम्स, रूबीला, ठीक है, हर्पिस याद रखिएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है।
तो मम्स हो गया, रूबीला हो गया, हर्पिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज है। डेंगू हो गया, ये भी एक वायरस डिजीज है, ठीक है। बट डेंगू जो है फैलाया किससे जाता है, तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। बट ये है एक क्या है, ये आपका एक वायरल डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब जो है आपके याद रखना है। और कॉमन कोल्ड मतलब क्या, जो हमें खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, वो भी एक वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस से होता है। तो ये सब चीज आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आपने ये भी समझ लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। 5-5 क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और 40 to 45 मिनट्स का हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट हो। बाकी नीचे लिंक है, अपना एफर्ट भी आप देना शुरू कीजिए। ज्योग्राफी हमने पूरा पढ़ा दिया, उसको पहले आप फिनिश कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर 12 क्वेश्चन आता है तो 10 क्वेश्चन तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से, और वही पढ़ाया गया है जो आपको काम आएगा। बाकी इकोनॉमिक्स का क्लास जो रुका हुआ है उसको हम लोग आगे करेंगे। और अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़े हुए हो, हमने जितना आपको करवा दिया, अगर आपने उतना कर लिया, आपका बेड़ा पार है। बाकी मेहनत करते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।